हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में मैं सुनील राठौड़ अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से हम राजस्थान ज्योग्राफी की एक पूरी सीरीज चला रहे हैं और विद्यार्थियों ने इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह सीरीज़ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। साथियों, काफ़ी दिन से काफ़ी विद्यार्थी जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सर आप हमें इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाएं, क्योंकि विभिन्न जो एग्ज़ाम है जैसे सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, रीट है, एसआई है, पुलिस कांस्टेबल, पटवार, इन सब में भारत के भूगोल का भी कुछ पार्ट आने वाला है। तो विद्यार्थियों की इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम आज से भारत के भूगोल को भी शुरू करने जा रहे हैं और इसी क्रम में हम आज भारत के भूगोल का पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय शुरू करेंगे। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को आप लगातार शेयर करते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम भारत के भूगोल को। और भारत के भूगोल में जो पहला टॉपिक हमारा रहता है वो रहता है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। अब पहले हम बात करते हैं भारत की। तो कुछ इस तरह से हमारा भारत हमें नजर आता है। अब हम जो भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, अब उस भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वह बिंदु कौन कौन से रहेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के विभिन्न नामों की। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार की। अब स्थिति और विस्तार हम कैसे बात करेंगे, कैसे पता करेंगे, उसकी हम चर्चा अभी आने वाले समय में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के विभिन्न नामों की। तो साथियों, हाल ही में अभी रामायण का पुनः प्रसारण हुआ था, उसमें उत्तर रामायण आपने देखी होगी। उत्तर रामायण में जब लव और कुश श्री राम के सामने जब वो राम जी की कथा सुनाते हैं तो वहाँ पर वो भारत के सभी नामों का उल्लेख करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ पर एक लाइन आती है, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। तो यहाँ जो लाइन ये इन्होंने कही थी, इस लाइन के अंतर्गत उन्होंने भारत के सभी नामों का जिक्र किया था। यहाँ पर सबसे पहले वो नाम लेते हैं जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप ये भारत का सबसे प्राचीनतम नाम है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम नाम है। इसके बाद भारत जो है, इस भारत में जो उत्तरी क्षेत्र है, इस उत्तरी क्षेत्र में आर्यों का निवास था और आर्यों के निवास के कारण ही भारत को कहा गया था आर्यावर्त। भारत का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर आर्यों का निवास था और यह आर्यों का निवास यहाँ से बहने वाली सिंधु नदी के आसपास था। तो आर्यों के निवास के कारण भारत को आर्यावर्त कहा था। अब यहाँ पर एक महान आर्य शासक हुए थे जिनका नाम था भरत। जो आर्यों के एक शासक थे भरत, इन्हीं भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत रखा गया था। हम इसे भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की कि भारत के जो प्राचीनतम नाम हैं वह जम्बूद्वीप के नाम से भारत को जाना जाता था। उसके बाद वेदों में, वेद स्पेशली हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में भारत के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। आर्यावर्त भारत को कहा गया था। उसके बाद जो राजा भरत थे, आर्य शासक भरत, इनके नाम पर हमारे इस देश को
भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अब हमारे यहाँ पर समय समय पर ईरानी और यूनानी लोग आए। तो जब यहाँ पर ईरानी लोग आए थे तो यह ईरानी जो है, ये जो श शब्द है, इस श शब्द को कहते हैं ह। ये स को ह के नाम से ये श को पुकारते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ बहने वाली सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को इन्होंने कहा हिंदू, और सिंधु नदी के आसपास का जो स्थान था, इस स्थान को इन्होंने कहा हिंदुस्तान। यहाँ रहने वाले जो लोग थे, ये लोग हिंदू, और इस हिंदू या सिंधु नदी के आसपास जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो ईरानियों ने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से जाना या हिंदुस्तान के नाम से पुकारा था। अब इसके बाद यहाँ पर आए थे यूनानी। तो यूनानी जो है, इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया था इंडस। सिंधु नदी को इन्होंने इंडस के नाम से पुकारा था, और इंडस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को इन्होंने कहा इंडिया। तो यहाँ तक भारत के लिए हमने कई सारे नामों का उल्लेख देखा है। भारत को हमने जम्बू द्वीप के नाम से जाना था। प्राचीनतम जो नाम है भारत के लिए, प्राचीन काल में इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसे आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। आर्यों की भूमि है, इसलिए आर्यावर्त। उसके बाद राजा भरत के नाम पर इसको भारतवर्ष के नाम से भी जाना गया। उसके बाद जो ईरानी आए थे, ईरानी जो है वो स को उच्चारित करते हुए ह बोलते हैं। तो इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, और हिंदू जो नदी थी या सिंधु जो नदी थी, उस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। और जो यूनानी लोग थे, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, और इंडस के आसपास का जो क्षेत्र था, इन्होंने इसे इंडिया नाम से पुकारा था। अब यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, ये तो भारत के लिए खूब सारे नाम हो गए। यदि हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में ये भी सवाल आ सकता है कि भारतीय संविधान में भारत के कौन कौन से नामों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में भारत के लिए दो नामों का उल्लेख है, एक इंडिया और दूसरा भारत। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भारत के संविधान में भारत के लिए इंडिया और भारत शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में लिखा गया है। इसका मतलब हो गया इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आ सकता है कि संविधान में भारत के लिए कौन कौन से राज्यों का, कौन कौन से नामों का उल्लेख है। तो संविधान में भारत के लिए इंडिया और भारत शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो ये भारत के लिए प्रयोग किए गए कुछ प्रचलित नाम हैं। आप चाहें तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट में सेव कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई भारत के विभिन्न नामों की। अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार की। स्थिति और विस्तार की जो अगला बिंदु हमारा है सामान्य परिचय के अंतर्गत, वो रहेगा स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम इसमें से पहला शब्द लेते हैं, वह शब्द है स्थिति। स्थिति का सीधा सीधा मतलब हो गया लोकेशन। अब भारत की जो स्थिति है, यह हम दो तरीके से पता करेंगे। एक, भारत की जो स्थिति है इसको हम पता करेंगे विश्व में, कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है।
और दूसरा हम बात करेंगे महाद्वीपों के अंतर्गत। अब चूंकि भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, तो हम बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ पर है। अब यदि हम विश्व में बात करते हैं कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो उससे पहले हमें विश्व को या ग्लोब को समझना होगा। आपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है, सुना है, और इसी अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम कैसे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को इस ग्लोब पर या पृथ्वी पर उसकी स्थिति को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ग्लोब को समझें। तो भूगोलवेताओं ने हमारी इस पृथ्वी को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसका एक छोटा गोलाकार रूप बनाया, और इस छोटे गोलाकार रूप को हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। अब ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के अध्ययन के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी, और इन काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। हमेशा ध्यान रखें आप, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमेशा आड़े रूप में होती है, यानी पूर्व से पश्चिम रहेगी, और जो देशांतर रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण या लंबवत रूप में रहती है। अब जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, इस अक्षांश रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। और ये 0 डिग्री अक्षांश हमारी इस पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। अब इसका जो एक भाग, जो इसका उत्तर का भाग है, यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ध्यान रखना आप यहाँ पर, इसका जो उत्तरी भाग है ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री के दक्षिण का जो भाग है ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री ने पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट दिया, ग्लोब को दो भागों में बांट दिया, एक भाग उत्तरी गोलार्ध और दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब इन दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री के समानांतर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, यह हमेशा इस 0 डिग्री अक्षांश के 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और ये अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहती है। तो यहाँ पर इस 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के समानांतर हमको अक्षांश रेखाएं मिल रही हैं। जिस तरह उत्तरी गोलार्ध में है, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी ये अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हमेशा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब हमारे पास दो गोलार्ध आए हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दो समान भागों में बांटने वाली जो प्रधान देशांतर रेखा है, उस देशांतर रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री देशांतर ने, इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। तो ये जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा ने भी हमारे इस ग्लोब को दो भागों में बांटा है। अब इस ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व का भाग है, ये पूरा भाग हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। और इसके पश्चिम का जो भाग है, ये भाग हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो अब इस 0 डिग्री ने हमको दो गोलार्ध और दिए हैं, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में
देशांतर रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण चलती है। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी। इसका मतलब ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक आपस में मिल जाएंगी, यानी ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होंगी और दक्षिणी ध्रुव तक आकर ये खत्म हो जाएगी। यानी ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं हैं वो सभी पूर्वी देशांतर कहलाएंगी और जो पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध की सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाएगी। तो हमारे पास अब 4 गोलार्ध आ गए हैं। पहला उत्तरी गोलार्ध था, तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में होंगे उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगे दक्षिणी अक्षांश। पूर्वी गोलार्ध है तो पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध में हो जाएंगी पश्चिमी देशांतर। एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तरी या दक्षिणी होगी। अक्षांश रेखाएं कभी भी पूर्व या पश्चिम नहीं होगी। इसी तरह जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हमेशा पश्चिमी या पूर्वी होगी। देशांतर रेखाएं कभी उत्तरी या दक्षिणी नहीं होगी। तो यहाँ हमारे पास 4 गोलार्ध और 4 तरह की रेखाएं। अब यदि आपको किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की अक्षांशीय या देशांतरीय फैलाव पता है तो आप उसे इस ग्लोब पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हम बात करते हैं भारत की, पता करते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है और हम भारत को कैसे इस ग्लोब पर ढूंढ पाते हैं। चलिए, तो ये हमारा भारत हो गया। अब ये 2 अक्षांश रेखाएं जिनके बीच भारत का विस्तार है और ये 2 देशांतर रेखाएं जिनके बीच में भारत का देशांतरीय फैलाव है। तो यदि हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का जो अक्षांशीय फैलाव है यह शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जो देशांतरीय विस्तार है यह शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि भारत का एक द्वीप समूह है, इसको मैं यहां लिख दूं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब भारत का एक प्रमुख द्वीप समूह है, वह द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम द्वीप आता है जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, तो यह ग्रेट निकोबार जो है इसकी स्थिति, इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है यह रहती है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय फैलाव है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रहता है। और जो यदि हम द्वीप समूह सहित भारत के विस्तार की बात करते हैं
तो चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है और यहाँ का जो अक्षांशीय फैलाव शुरू होता है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक द्वीप समूह सहित भारत का अक्षांशीय फैलाव हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास अक्षांश और देशांतरीय फैलाव आ गया भारत का। अब इसके आधार पर हम पता करते हैं कि भारत इस ग्लोब में और हमारी पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। तो यदि हम अक्षांशीय फैलाव की बात करते हैं तो अक्षांशीय फैलाव देखें, भारत का अक्षांशीय फैलाव उत्तरी अक्षांश रेखाओं से उत्तरी अक्षांश रेखाओं में है। और हमने बात की थी कि सभी जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, ये सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अक्षांशीय फैलाव के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा, यानी इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा। अब देशांतरीय फैलाव की बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय फैलाव पूर्वी देशांतर रेखाओं से पूर्वी देशांतर रेखाओं में है और समस्त प्रकार की जो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब देशांतरीय फैलाव के आधार पर भारत इस 0 डिग्री के पूर्व में स्थित होगा। तो अब अक्षांशीय फैलाव के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय फैलाव के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। इसका मतलब भारत जो है, यह भारत अक्षांश और देशांतरीय फैलाव की बात करेंगे तो अक्षांश और देशांतरीय फैलाव के आधार पर भारत इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। यह हमने बात की है भारत की। तो भारत की जो स्थिति आ गई है, यह भारत की स्थिति आ गई है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो विश्व में भारत की स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमने बात की भारत की स्थिति कहाँ पर, विश्व में या ग्लोब पर। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ का सेव कर लें। चलिए, ये तो बात हो गई भारत की स्थिति कहाँ पर, ग्लोब पर या पृथ्वी पर। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है। तो उसके लिए हम एशिया महाद्वीप को बना लेते हैं। चलिए, ये कुछ इस तरह से हमारा एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप के यदि हम भाग करें तो रूस और वो जो क्षेत्र है यह रहता है उत्तरी एशिया। उसके बाद ये क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी एशिया, ये भाग हो जाएगा पूर्वी एशिया, ये क्षेत्र हो जाएगा मध्य एशिया। हम इसको यहाँ लिख भी देते हैं। उत्तरी एशिया हो जाएगा, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जहाँ पर भारत के आसपास श्रीलंका, मालदीव, तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया। तो अब अगर हम बात करें कि हमने विश्व की बात की थी, तो विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में थी। और अब हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ पर है।
एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति है ये हो जाएगी दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया में। तो आप चाहें तो एक बार एशिया महाद्वीप का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों, यहाँ तक की जो क्लास हुई है, इस क्लास में हमने भारत की स्थिति को ग्लोब पर और एशिया महाद्वीप में हमने पता किया है। हमने यहाँ तक भारत की स्थिति की बात की है। अब जो अगली क्लास हमारी रहने वाली है, उस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के विस्तार की। उस विस्तार के अंतर्गत हम एक बार फिर से भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझेंगे, भारत की लंबाई और चौड़ाई को हम समझेंगे। उसके अलावा भारत की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास हुई है, यह क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासेस होने वाली है। भारत के भूगोल भारत का भूगोल है, यह आपके पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा जाने वाला है। सब इंस्पेक्टर, RAS, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, कई सारे जो एग्जाम्स हैं RPSC और अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले, इन सभी एग्जाम में इसका बड़ा महत्व रहने वाला है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सरल भाषा में और इस तरह मानचित्रों के माध्यम से आपको भारत का भूगोल समझाने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।